दोस्तों नमस्कार। आज मैंने जब सुबह का अखबार पढ़ा तो मुझे एक खबर बड़ी दिलचस्प लगी और वो इस संदर्भ में भी दिलचस्प लगी कि हमने हाल ही में इससे संबंधित एक वीडियो देखा था। ट्रेवल वीडियो जो नॉमेडिक शुभम ने बनाया था, उसकी बात तो हम करेंगे ही। लेकिन जो खबर आज मैंने पढ़ी अखबार में, ये दैनिक भास्कर में छपी है, तो इसका शीर्षक ये है कि उत्तराखंड में भारत नेपाल बॉर्डर पर हजारों नरकंकालों वाली नई गुफा मिली। 8वीं शताब्दी से पहले के हो सकते हैं अवशेष। इतिहास के रहस्य से अब पर्दा हटेगा। अब इसमें बहुत सारे मनुष्य कंकाल यहाँ मिले हैं। अब इस पे अध्ययन होगा और जानकारी निकाली जाएगी कि ये कब के हैं ये कंकाल, और किन प्रारंभिक तौर पे कहा गया है कि बौद्ध धर्म मानने वाले लोगों के ये कंकाल हैं जो यहाँ से प्राप्त हुए हैं और इनका अध्ययन किया जा रहा है। तो मुझे आज ये खबर पढ़ के इसकी हमारे नॉमेडिक शुभम का वो वीडियो याद आया जिसमें वो इंडोनेशिया में एक समुदाय के गांव में गया था। उन्होंने वहाँ देखा कि वहाँ परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद उनका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता, बल्कि उनको अब उसी अपने घर में ही रखा जाता है और उसको इस तरह से रखते हैं जैसे वो जीवित ही हैं। उनकी मान्यता ये है कि ये अभी समाप्त नहीं हुए, ये बीमार हैं और ये हमारे साथ हैं। वो उनकी देखभाल करते हैं, उनको अपने कमरे में रखते हैं, उनको रोज़ साफ सफाई करते हैं और उनके पास जब उनको के अंतिम संस्कार के लिए धन इकट्ठा हो जाता है तब वे उनका अंतिम संस्कार करते हैं। और उनको उन अंतिम संस्कार के बाद भी उनको जहाँ रखा जाता है उसको भी हर 3 साल में, कोई 2 साल में, उस शुभम के वीडियो में हमने देखा कि एक मृत व्यक्ति की शव को तो उन्होंने जहाँ उसको रखा गया था वहाँ से करीब 40 साल बाद निकाला गया और उसकी साफ़ सफाई की गई, उसके कपड़े बदले गए। तो ये सब वहाँ होता है। तो हमने ये भी देखा कि जब उसका अंतिम संस्कार हो जाता है, जब उसकी सुविधा होती है, तब उनके ताबूत को ऐसे बड़े बड़े पहाड़ों की शिलाओं के बीच में खोदकर उसके बीच में उस ताबूत को रखा जाता है, उस व्यक्ति के देह को रखा जाता है। उसमें से भी प्रति 3 वर्ष में जब उनकी श्रद्धा होती है, जब वो रस्म का समय आता है, अंतिम संस्कार उस तरह से होता है और कई दिन तक तो वो उनको अपने घरों में ही रखते हैं और जब उनके पास पैसे की व्यवस्था हो जाती है तब उसमें रखे जाते हैं। तो आज मैं ये समाचार जब पढ़ रहा था कि ये हजारों नलकंकार वाली एक गुफा मिली, तो इंडोनेशिया में भी जब शुभम उस गांव में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसी कई गुफाएं थी जिसमें वो, हालांकि वो पर्यटक के तौर पे हैं और उनको उनका गाइड टूर कराता है और वो उस गुफाओं में जाते हैं तो वहाँ भी ऐसे हजारों की संख्या में कंकाल वहाँ मिलते हैं और वो देखते हैं। उस दिन तो वो शायद खाना भी नहीं खा पाए, उस रात वो सो भी नहीं पाए जब उन्होंने ये सब देखा। उन्होंने उस प्रक्रिया को पूरा देखा। एक दिलचस्प बात मुझे उनके वीडियो में ये भी देखी कि 2 कंकाल एक जगह रखे हुए थे, तो वो गाइड उनको बताता है
ये दोनों प्रेमी थे और वो शादी करना चाहते थे, लेकिन जीते जी उनकी शादी नहीं हो पाई। दोनों समुदाय जो उनके परिवार थे तैयार नहीं हुए, तो उन्होंने एक दिन अपनी जान दे दी। लेकिन उसके बाद लोगों को जब उनका अंतिम संस्कार किया गया तो उनको एक साथ वहाँ पे रखा गया। तो अब वो एक कहानी की तरह भी आता है। तो ये तो गुफाएं ऐसी बहुत सारी हैं, उसमें वो सैकड़ों कंकाल हमने देखे उस वीडियो में। दूसरा, एक बड़ा चट्टान वाला पहाड़ भी था जिसमें उन्होंने ऐसी कई गुफा, उसको खोद खोद कर उसकी शव तो घर पे रखा है। वो 2 साल 3 साल जितनी सेवा करते हैं, उस शव की सेवा जो करते हैं वो तो रखते ही है। उस बीच में वो उस पहाड़ में उसके लिए स्थान भी बनाते हैं, और वो भी उसके अपने अपने सामर्थ्य के हिसाब से वो गुफाएं होती है। उसके गेट लगते हैं, उसके अंदर वो जब बाद में उसको शव को रखा जाता है तो उसके बाहर गेट लगते हैं, उसके बाद डेकोरेशन होता है। तो अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से वो होता है, लेकिन वो काम चलता रहता है और वो बहुत खर्चीला काम होता है, बहुत खर्चीला होता है। वो अंतिम संस्कार का भी उनके यहाँ बड़ा बड़ा महत्व होता है उस समुदाय में। एक ज़माने में जब हमारे यहाँ कभी माना जाता था कि हमारे गाँव में ये देखा जाता था कि वो 13वीं की रस्म बहुत बड़ी रस्म होती थी, उसको हमारे मालवा में नुक्ता कार्यक्रम बोलते हैं। उसमें गांव के गांव लोगों को बुलाया जाता था और वो शादी ब्याह से भी ज़्यादा उसका महत्व होता था। आसपास के गांव इकट्ठा होते थे, तो उसी तरह का वो बहुत महंगा होता था और पूछा भी जाता था कि फला व्यक्ति ने अपने इनके दादाजी के लिए या अपनी दादी माँ के लिए कितना बड़ा नुक्ता किया। उसी तरह का हमने वो इंडोनेशिया में देखा कि उस समुदाय में वो अब जब तक उस व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक उसकी देखभाल उसी घर में की जाती है। जैसा मैंने बताया, उसकी रोज़ सेवा की जाती है। उसको मृत माना ही नहीं जाता, उसको बीमार माना जाता है। ये माना जाता है कि वो जब तक हमारे बीच है, हमको आशीष दे रहे हैं, उनकी सद्भावना हमको मिल रही है, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, उनकी सुख समृद्धि उन्हीं के आधार पे है। तो उनको कुछ ऐसे भी स्थान देखे जब वो शिलाखंड में या गुफा में शिफ्ट नहीं होते, उसके पहले ऐसे घर बने हुए हैं, ऐसे कब्रिस्तान है, लेकिन कब्रिस्तान में तो कब्र होती है। लेकिन उस गांव में हमने देखा कि ऐसे अलग अलग घर बने हुए हैं छोटे छोटे, जिसमें उन शवों को जब घर से लाके उसमें रखे हुए हैं, वहाँ भी उनकी सेवा की जाती है, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनकी साफ़ सफाई की जाती है, उनको फिर से नए कपड़े रखे जाते हैं और उनका सारा सामान उनके साथ रख दिया जाता है। हमारे यहाँ भी कई बार इस प्रथा है, लेकिन हमारे यहाँ जो अग्नि संस्कार होता है उसमें से वो चीज़ें अलग हटा ली जाती हैं। ऐसे ही दफनाने के समय भी बहुत सी चीज़ें ऐसी की जाती हैं। तो ये अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग जगह, और उसकी रस्में होती है। तो ये उनको इंडोनेशिया में हमने देखा था कि वो इस तरह से देखा। और वो जो कार्यक्रम होता है उनका, जो उसको अंतिम संस्कार का कार्यक्रम कह सकते हैं एक तरह से, तो उसमें पूरे लोगों को बुलाया जाता है, उस समुदाय के सारे लोग वहाँ आते हैं, खान पीन होता है और बलि वगैरह भी, बलि क्या, पशु बलि भी रहती है, सूअर वगैरह दिखाए थे उसमें दिखाए, लेकिन हम तो देख भी नहीं सकते। तो वो सब भी होता है और सामूहिक भोज होता है। वो एक तरह से प्रसन्नता का और खुशी का एक प्रसंग होता है उनके लिए, उस समुदाय के लिए। तो ये हमने देखा कि ये बड़ा दुर्लभ है। तो ये अनोखा है कि वो आदमी को मरने के बाद उसको एक तरह से उस पे लेप किया जाता है, उसको मम्मी की शक्ल दी जाती ताकि वो अधिक देर तक जीवित रहे। मिस्र में तो ममीज़ को अंदर, दूसरे देशों में तो ममीज़ जो होती हैं वो अंदर दफनाई जाती हैं, उसको वहाँ सुरक्षित रखा जाता है। यहाँ पे लेकिन उसको अपने घर में ही रखा जाता है, उसके बेडरूम में, जहाँ बेडरूम था वहीं रखते हैं तब तक, जब तक कि उसका सामूहिक रूप से वो श्राद्ध कर्म या जो भी उसका अंतिम संस्कार कर्म उस समुदाय में कहा जाता है वो होता है, जो कि बहुत खर्चीला होता है। तो वो तब तक उसकी सेवा करते हैं उस शव की, लेकिन उसको शव मानते ही नहीं, उसको बीमार मानते हैं और उसकी सेवा करते हैं कि ये जब तक इनकी जितनी सेवा करेंगे उनको उसका हमें
उतना पुण्य मिलेगा, उनका आशीर्वाद मिलेगा। तो ये मुझे एकदम अचानक याद आया कि वो इंडोनेशिया के तोराजन समुदाय का जो वीडियो हमने देखा, और भी ट्रेवलर्स के वीडियो में हमने ये देखा था, लेकिन ये बड़ा अजीब, उनका हमने उनके घर भी जिनमें वो निवास करते हैं वो भी देखे। वो भी एक अलग तरह की बनावट होती है। उन घरों में भी वो वर्ग विभाजन है कि वो जो उसकी शक्ल होती है घर की, उसकी छत इस तरह से बनाती है जैसे दो भैंसे के सींग निकले हों, और इस तरह से बना होता है वो। और उसके ऊपर अगर वाइट भैंसे का मुखौटा लगा है तो वो कोई समृद्ध या बड़ी जात का, या जो भी जिस तरह से उसका बड़ा वर्ग का व्यक्ति है। और जो सामान्य भैंसे का सिर लगा है उस मकान पे, तो ये हमने उसी वीडियो में देखा था। ये नई चीज़ें हमको मिली थी। तो मुझे आज ये अखबार देख के याद आया कि हो सकता है कि ये जो कंकाल मिले हैं उत्तराखंड में, भारत नेपाल बॉर्डर के हजारों कंकाल की जो गुफा मिली है, उसी में शायद इसी तरह की ऐसी कोई खोज होगी। उसमें लगे हैं वैज्ञानिक और जांच कर रहे हैं पुरातत्ववेत्ता कि आखिर ये किस सदी का किसका है। तो मैं ये आज अखबार देख के मुझे याद आया कि ये दरअसल हमने अभी हाल ही में जो वो वीडियो देखा था शुभम का, जिसमें वो इंडोनेशिया के तोराजन समुदाय के गांव में 2 दिन रहे वो, तो बड़ा अच्छा वीडियो बनाया है, हमें बहुत अच्छा लगा। हो सके तो आप भी देखिए, और इस तरह की चीज़ें देखकर हमें दुनिया की इस अनूठी दुनिया की अनूठी रस्में, अनूठे संस्कार हमको देखने के मिलते हैं। और बाकी चीज़ें तो है जो हैं, अगर इस बहाने भी हम हमारी दुनिया को जानने की कोशिश करते हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे कुछ जनजातियाँ होती है, बहुत सी होती हैं, तो हमको कभी कभी लगता है कि ये उनसे कितनी मेल भी खाती है बहुत चीज़ें। लेकिन ये भी एक तरीका है जो हम अपने आप को इन साधनों से, इस डिजिटल मीडिया में, यूट्यूब के ट्रेवलर्स की वीडियो देखते हुए हम अपने आप को संपन्न कर सकते हैं, कुछ नई चीज़ें, नई जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। और मैं भी एक तरह से देखा जाए तो ये आपसे बात करके मैं अपने इस देखे हुए ज्ञान को याद रखने की कोशिश करता हूँ, रिवीजन करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि आपको भी बताऊँ, और हो सके तो आप इन चीज़ों से गुजरें। अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है, तो मैं अपना सुख आपको बांटना चाहता हूँ, अपनी जानकारी आपको बांटना चाहता हूँ। और बहुत अच्छा है। आज मैं बस इतना ही कहना चाहता था। नमस्कार, देखते रहिए।